हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके 10th क्लास की जो मैथ बुक का प्रथम चैप्टर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आज और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। इसमें मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक से इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपकी हर प्रश्नावली में यूज होने वाले नंबर हैं। ठीक है, उसके बारे में फुल बेसिक से आपको इंफॉर्मेशन जो मोटे मोटे तौर पर है उसको मैं बेसिक से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई और बंधुओं के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो से कुछ नॉलेज ले सके और अपना बेसिक्स मजबूत करके मैथ में इंटरेस्ट बढ़ा सके। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जो हम एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें हम आपकी जो राजस्थान बोर्ड है, ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उन्होंने भी अब आरबीसी को हटाकर यहाँ आपका एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया है। ठीक है, तो आपको हर एक चैप्टर अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो, आप किसी भी बोर्ड से हो अब, ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, आप कोई भी बोर्ड हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे। देखो, आप अगर आप आगे बढ़कर कुछ कंपटीशन तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, नौकरी पाना चाहते हो, तो उसमें आपकी 6 से लेकर आपकी 10th क्लास की जो मैथ की बुक होती है एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 10th तक का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, आपकी कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, सोशल साइंस हो वगैरह, कुछ भी हो, आपकी एनसीईआरटी बुक आपको 6 से 10 तक आपको पढ़नी होती है। ठीक है, अगर आप 10th के बाद में साइंस मैथ लेते हो तो उसमें भी आपकी मैथ तक ये 6 से आपकी 10th तक की जो क्लासें हैं, जो आपकी बुक है इसमें एनसीईआरटी, उसका आप बेसिक इंफॉर्मेशन लोगे तो आगे आपका मैथ में इंटरेस्ट और जगेगा और इंटरेस्ट और जगेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी प्रश्नावली को समझने में आसानी होगी आपकी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं आपका जो पहला रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसमें हम ये तो आपकी वास्तविक संख्या के बारे में पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत वास्तविक संख्या दे रखी। ठीक है, ये होती क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ ले लेता हूँ आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या ठीक है, आपकी है संख्या पद्धति। ठीक है, हमें नंबर सिस्टम है तो इसमें तो सारे नंबर ही आने वाले हैं। ठीक है, संख्याओं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखो, इसको मैं मोटे तौर पर इसका क्लासिफिकेशन करूँ, ठीक है, इसका वर्गीकरण, ठीक है, नंबर सिस्टम का मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो देखो 2 भाग में करता हूँ। ठीक है, जो आपका होता है, एक पहला होता है रियल नंबर, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। और आपका सेकंड क्लासिफिकेशन में करें तो ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, हमने 2 भाग में इसको वर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, इसका नंबर सिस्टम का पहला है आपका रियल नंबर, ठीक है, दूसरा है आपका ये इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें देखो 2 पार्ट कर दी, तो इसमें देखो हमें पढ़ना ये वाला है। ठीक है, इतना पोर्शन यहाँ पढ़ना अभी। ठीक है, ये हमें नहीं पढ़ना, लेकिन आपको इसका नंबर सिस्टम मैं थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसका मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ तो इसको मैंने 2 भाग में तोड़ दिया। ठीक है, तो इसका 2 भाग में वर्गीकृत हुआ। ठीक है, तो अब देखो ये रियल नंबर है और ये आपकी काल्पनिक संख्या है। ठीक है, रियल नंबर को मैं अभी पूरा समझाऊंगा डिटेल, पहले मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ यहाँ काल्पनिक संख्या है। ठीक है, क्या होती है, आपकी इमेजिनरी नंबर के बारे में देख लेता हूँ। तो इसमें देखो, अगर मैं कोई भी संख्या है, देखो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको पूछ लेता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में जो भी संख्याएं काम में आती है, ठीक है, जो भी संख्या हम यूज करते हैं वो सारी संख्याएं रियल नंबर में आती है। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या में आती है। ठीक है, आपको पता ही, आप सब भी संख्याएं जो पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय वगैरह सारी संख्याएं आप यूज करते हो। ठीक है, सम विषम वगैरह, ठीक है, वो सारी संख्याएं इसमें आती है। ठीक है, रियल नंबर में आती है। तो इमेजिनरी नंबर में कौन सी संख्या आती है, तो इसमें मैंने अगर रूट में कोई भी संख्या दे रखी हो माइनस में, ठीक है, जो वो संख्या हमेशा इमेजिनरी नंबर में आती है। ठीक है,
ये मैंने एग्जाम्पल लिखे है कुछ, ठीक है। रूट में माइनस के 19, रूट में माइनस का 17, माइनस का 7, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। रूट में जो माइनस की संख्या है वो मैंने यहाँ आपके एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है यहाँ, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है इमेजिन नंबर का, ठीक है। तो अब देखो, मैं देखो 7 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये -7 रूट में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस यानी प्लस का 7 रूट में इंटू और माइनस का 1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि इसको मैं वापस ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यानी रूट में माइनस का 7, इनको वापस गुना करेंगे इसको, ठीक है। तो इस एक की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 1, ठीक है, माइनस रूट में 1, ठीक है। यानी रूट में -1 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ आयोटा, ठीक है। इसको दर्शाने का तरीका होता है, ठीक है, आयोटा, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई को हम किस लिए लिखते हैं यहाँ, क्योंकि आपका इमेजिन नंबर हो तो उसको दर्शाने के लिए हम आयोटा का यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आयोटा, ठीक है। ये आपका इमेजिन नंबर हो गया, ठीक है। ऐसा आप सिंबल आपको कहीं दे रखा हो, ऐसी संख्या दे रखी है, तो आप तुरंत समझाओगे कि वो संख्या कौन सी आपकी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि काल्पनिक संख्या क्या थी। इसके बारे में आपको इतना ही थोड़ा सा नॉलेज रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका अभी पोर्शन देने का ये, ठीक है। तो हमने इसका थोड़ा सा डिटेल आपको बता दी कि काल्पनिक संख्या होती क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सारी की सारी रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो अब रियल नंबर्स क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझते हैं अभी। तो मैं इसको दो भाग में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। अलग से ले लेता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। अब देखो मैंने क्या किया, नंबर सिस्टम में 2 क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। अब उसमें हमने लिया था, एक तो हुआ था हमने इमेजिनरी नंबर देखा था, ठीक है, और एक देखा हमने रियल नंबर, ठीक है। तो अब वापस हम लेते हैं रियल नंबर को, ठीक है। अब देखो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। रियल नंबर भी कई भागों में टूटते हैं, तो हमने इसको देखो अलग अलग बुक में इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से दिया होगा, ठीक है। किसी टीचर ने अलग हिसाब से पढ़ाया होगा, ठीक है। वो सारे गलत नहीं है, क्योंकि उन सभी का अलग अलग तरीका होता है यानी इसको नंबर सिस्टम को समझाने का, ठीक है। तो आपको मैं इसको देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारी संख्या आती है, देखो रियल नंबर में आपकी परिमेय संख्या भी आ गई, पूर्णांक, सम विषम वगैरह, ये सारी संख्या इसमें ही आती है, ठीक है। तो हम इसको लेंगे किसमें, तो पहले मैं तोड़ता हूँ इसको, पहले इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। और एक तोड़ता हूं मैं डेसिमल, जिसे हिंदी में कहते हैं दशमलव, ठीक है। दशमलव वाली संख्या होती है वो, ठीक है। तो मैंने रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। जो आपका है एक पूर्णांक और एक आपका दशमलव, ठीक है। अब देखते हैं दशमलव वाली जो संख्याएं होती है आपकी, ठीक है, वो होती है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपकी दो दो भाग में टूटेगी, ठीक है। दशमलव है वो भी आपकी कितनी, 2 भाग में टूटेगी, देखो, ठीक है। पूर्णांक के बारे में अभी चर्चा करेंगे, पहले दशमलव की संख्या के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 2 भाग में टूटती है। तो पहली टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसकी हिंदी होती है, देखो, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और ये होता है आपका अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। टर्मिनेटिंग का हिंदी में अर्थ होता है शांत दशमलव प्रसार और नॉन टर्मिनेटिंग का अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब इसमें देखो इसका जब एग्जाम्पल लें, ठीक है, शांत और अशांत का, ठीक है। पहले शांत का दशमलव प्रसार, तो ऐसा देखो किसी भी पॉइंट के बाद में अगर भाग उसका पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, पॉइंट के बाद में जैसे 2,5 ये पूरा चला गया, ठीक है, जैसे 1.35 ये पूरा चला गया, जैसे 2.456 पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट के बाद में पूरा भाग चला जाए तो वो आपकी शांत दशमलव प्रसार में आती है, ठीक है। जो आपका, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अब शांत हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे इसको सॉल्व अब नहीं कर सकते, ठीक है। और अशांत में आता है तो ऐसी संख्या जैसे 0.333 ऐसे डॉट 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 अनंत तक बनती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भाग पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर और उदाहरण दूँ मैं, तो इसका देखो एग्जाम्पल, तो 4 7 3 4 2 6 1 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। और उदाहरण लूँ तो 4 7 2 4 7 2
डॉट 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 ऐसे, ठीक है, ऐसी चलती रहती है। तो ये हो गया आपकी शांत दशमलव प्रसार और ये हो गया आपका अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है, समझ आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, देखो ये शांत दशमलव प्रसार और ये हो गया आपका अशांत दशमलव प्रसार। अब इसके भी दो भाग होते हैं, क्योंकि देखो इसमें एक एग्जांपल मैंने ये लिया, देखो 0 पॉइंट बाद में 333, देखो इसमें 3 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसकी जो पॉइंट के बाद में जो संख्या आ रही है उसकी रिपीट हो रही है, ठीक है, इसलिए हम इसको बार दर्शाते हैं, ठीक है, तो बार लिख दिया। अब ऐसी संख्या देखो 4 7 3 4 2 6 1, इसमें कोई रिपीट हो रहा संख्या हो ही नहीं रही, तो इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये अनंत तक ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी रिपीटिंग और ये होगी आपकी नॉन रिपीटिंग, और इसमें भी रिपीट हो रही है, देखो 472 फिर वापस 472 हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.472, ये आपकी अनंत तक ऐसे रिपीट होगी, ठीक है, इसके ऊपर हम बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके भाग हम 2 बन गए, तो इसको भी मैं आपके 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसको नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक हो जाएगा आपका रिपीटिंग और एक हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग, ठीक है, समझ गए। यानी रिपीटिंग मतलब आपका पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, यानी अशांत दशमलव पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, इंग्लिश में बात करें तो ये हो जाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आपका जो रिपीट वाली संख्या आती है, ठीक है, जो 0 के बाद में आपकी जो संख्या है वो रिपीट होती है, वो रिपीटिंग में आ जाएगी, ठीक है। जो आपकी अशांत दशमलव वाली होगी वो देखो 0.333 ऐसे डॉट डॉट चलती जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो 0.3 बार, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं किसी और संख्या की, जैसे 0.723 डॉट 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 ऐसे चल रही है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 0.723 और इसके ऊपर बार, ठीक, क्योंकि ये वाली संख्या वापस आपकी रिपीट होती जाएगी, ठीक है। और इसमें जो आपकी नॉन रिपीटिंग में आती है, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी वापस, ठीक है। तो देखो 0.273213924 डॉट डॉट ऐसे, ठीक, कोई रिपीटिंग नहीं हो रही, ठीक है, ऐसे। और जैसे और एग्जांपल लूँ मैं आपका 4974832 डॉट 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 ऐसे, ठीक है, अनंत तक ऐसे चलती जाएगी, इसमें कोई रिपीटिंग नहीं हो रही, ठीक है, इसमें आपकी रिपीट हो रही है, इसलिए इस पूरा बार लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एक मोटे तौर पर इसको अब बता रहा हूँ, देखो आपकी जो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, इसमें आपका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, इसके आगे अब कोई मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको आपको बट्टों में लिख सकते हो, ठीक है। इसको देखो भिन्न के रूप में लिख सकते हो, देखो कैसे, देखो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 25/100 आ जाएगा, ठीक है, और इसको काटे तो ये वापस आपका आ जाएगा 1/4, ठीक है, इसका ये आंसर आता है, ठीक है। तो इसको मैं बट्टों में लिख सकता हूँ, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। तो देखो इसको और इनको भी हम बट्टों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस संख्याओं को और इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे आपस में, परिमेय संख्याएं, ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है, समझ आया। अब देखो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं यहाँ पर, ठीक है, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो P और Q यहाँ क्या हो जाएगा आपका, कोई पूर्णांक हो जाएगी, ठीक है, कोई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है। पूर्णांक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो नेगेटिव पॉजिटिव जो संख्याएं आती है, ठीक है, ऋणात्मक जो आपकी पॉजिटिव आती है, धनात्मक और ऋणात्मक आती है, वो संख्याएं आपकी पूर्णांक में आती है, ठीक है। तो अब कोई भी पूर्णांक हो सकता है और Q नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका 0, ठीक है, क्योंकि यानी Q आपका यहाँ 0 हो जाएगा तो आप P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हो, क्योंकि 0
किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका आंसर अनंत आता है, ठीक है, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है, जिसका कोई हल वास्तविक निकलता नहीं, इसलिए हम जो q के रूप में आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो। तो ये दो संख्याएं आप इनको आप p/q के रूप में लिख सकते हो। इसलिए आपकी जो शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, उसमें आपकी ये भी परिमेय संख्या में आती है, और अशांत दशमलव प्रसार जो आपकी रिपीटिंग वाला हो रहा है, ठीक है, रिपीट पुनरावृत्ति हो रही है, वो भी आपकी परिमेय संख्या में आती है, ठीक है। और बाकी बच की आपकी नॉन रिपीटिंग, ये वाला जो समूह है आपका, ये वाला, ये इतना समूह है, ये आपका आता है अपरिमेय संख्या में, ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे आप कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको, ठीक है, अपरिमेय संख्या को, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया, जो नॉन रिपीटिंग होती है और अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो अब देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल, ठीक है। इंग्लिश वर्ड आप थोड़े बहुत याद रखा करो, संख्या के जो मेन इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जैसे परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है, पूर्णांक को क्या कहते हैं, ठीक है, और आपका डेसिमल हो गया, ठीक है, ये इंग्लिश में याद रखो, इंटीजर्स हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में आप याद रखोगे। जैसे नेचुरल नंबर होते हैं जिसको एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, होल नंबर जिसके डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे आपको ध्यान में रखें तो आपको संख्याओं को पहचानने में, अब किसी का समूह दे रखा है और उसके आगे एन लगा हुआ है तो आप क्या समझोगे, वो संख्या का समूह है, वो आपका नेचुरल नंबर का होता है, ठीक है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखें, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है, और हिंदी में भी साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये रियल नंबर है, आपकी वास्तविक संख्या है, ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मैं आपको लिख रहा हूँ। जो आपका कोई भी बंदा इंग्लिश मीडियम में उनको भी समझ आ जाएगा और हिंदी मीडियम में उनको भी समझ आएगा, ठीक है। और इंग्लिश में आपको वर्ड तो याद थोड़े बहुत रखने हैं, ठीक है। तो देखो अब इरेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये इसके ऑपोजिट होते हैं, जो आपकी परिमेय संख्या है उसके ऑपोजिट आपकी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। जैसे इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, p/q के रूप में। जैसे मैंने इनको p/q के रूप में लिख दिया, ठीक है, ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमें इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये वाली जो नॉन रिपीटिंग होती है, जो रिपीट नहीं होती, वो संख्या p/q में कभी भी नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपकी इसका जो एग्जाम्पल लूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका एक तो पाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पाई वाला, मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा क्यों पूछते हैं, ठीक है। और आपका √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब देखो 22, ये पाई की वैल्यू होती है, आप पिछली कक्षा में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, आपने पाई की वैल्यू पढ़ी थी, जो आपने पढ़ी थी 22/7 पढ़ी थी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ी थी, ठीक है, 22/7। तो ये एक्चुअल वैल्यू इसकी नहीं होती है, ठीक है, ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, 22/7 है, लगभग वैल्यू है आपकी पाई की, ठीक है, क्योंकि इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको लगभग माना गया है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है, इसलिए इसको अप्रोक्स वैल्यू माना है, इसलिए लगभग मान है, इसका एग्जिट मान ये नहीं है, ठीक है। तो एग्जिट मान होता है पाई का, वो होता है आपका 3.1459 ... ठीक है, यानी पॉइंट के बाद में इसकी संख्या 5 लाख से भी अधिक ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है, तो अभी इसका एग्जिट वैल्यू अभी तक नहीं आई पाई की, ठीक है। इसलिए मैं पाई एक बहुत रहस्यमय संख्या है, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत इफेक्ट लगाए इसकी एग्जिट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको भी समय मिले कुछ अच्छा करने का तो पाई की वैल्यू और निकालिएगा, ठीक है, अगर अच्छा निकालते हो तो आपको पुरस्कार के तौर पर कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पाई की वैल्यू आपको पता चलेगी, देखो इस वैल्यू के हिसाब से देखें, ठीक है, तो ये पाई किस में आता है, आपकी अपरिमेय संख्या आती है, ठीक है। अगर आपने 22/7 ले लिया तो ये तो p/q के रूप में लिख दिया, तो ये तो आपकी शांत दशमलव प्रसार में आता है, ठीक है, जो आपकी परिमेय संख्या है, ठीक। तो p/q यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 22/7 को तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो इसकी अब वैल्यू निकालें तो ये तो आपकी परिमेय संख्या में आ जाएगी, तो इसलिए एग्जाम में पूछते हैं कि आपका पाई है वो अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो आपको पाई को बताना है हमेशा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और
ये देख लीजिए अब √2 का मान कितना होता है, ठीक है, ये होता है आपका 1.414 समथिंग ऐसा होता है, ठीक है। और आपका √3 का वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.732 अनंत तक, ठीक है। ये भी ऐसी अनंत तक चलती है, ठीक है, क्योंकि ये भी नॉन रिपीटिंग है, ये भी नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं है, ठीक है, अशांत है। समझ आ गया। अब मैंने ये बता दिया आपका दशमलव संख्या के बारे में, फुल नॉलेज हो गया। ये संख्याएं इस चैप्टर में है, ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बेसिक से आपको बता दिया। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि सर शांत दशमलव प्रसार वाले और अशांत दशमलव प्रसार वाले दोनों ही परिमेय संख्या में आ जाते हैं, और तो अपरिमेय संख्या कैसे आती है। तो ये मैंने अलग से बता दिया कि जो रिपीटिंग होती है और जो शांत दशमलव प्रसार वाली और जो रिपीटिंग होती है आपकी अशांत दशमलव प्रसार में, ठीक है, वो संख्या आपकी परिमेय संख्या में आती है। और जो नॉन रिपीटिंग रहती है, ठीक है, जिनकी पुनरावृत्ति वापस नहीं होती है, ठीक है, जो आपके पॉइंट के बाद में संख्या आती है उसकी, ठीक है, तो वो आपकी अपरिमेय संख्या में आती है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या का मैंने एग्जांपल दे दिया आपका 22 पाई हो गया, ठीक है। ये पाई की वैल्यू आपकी, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है, ये इसका लगभग मान है, ठीक है, ये एग्जिट वैल्यू नहीं है, इसकी करेक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं होती, ठीक है, करेक्ट वैल्यू ये होती है, ठीक है। जैसे पाई का पाई दिवस भी बनाया जाता है, आपको पता होगा कि तीसरा महीना, देखो इस वैल्यू के हिसाब से पाई दिवस रखा है, ठीक है, तीसरा महीना, ठीक है, और 14 तारीख है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना थोड़ा बहुत, ये पाई की वैल्यू के हिसाब से इसका पाई डे माना जाता है, ठीक है। अब देखो मैंने ये बता दिया, और ये √2 का मान, ये रहा √3 का मान, ये आते हैं आपके अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कोई भी हो सकती है, देखो दो भी यहाँ क्या है, परिमेय है का अपरिमेय, ठीक है, दो आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टों में एक मान सकते हैं, ठीक है। किसी के भी देखो बट्टों में, किसी के भी बट्टों में एक जरूर होता है, और किसी के भी गुणा में भी एक जरूर होता है, ठीक। तो इस मूल संख्या पर एक का चाहे गुणा करें, एक का चाहे भाग दें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी के बट्टों में एक होता है, तो 3 भी यहाँ आपकी क्या है, परिमेय संख्या, तो इसके बट्टों में एक मान ली। अगर मैंने लिखा -10, ये आपकी परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसके बट्टों में एक है, तो ये भी आपकी क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया परिमेय संख्या क्या होती है आपकी। अब हम देखते हैं इसके पूर्णांक के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं पूर्णांक, ठीक है, मैंने सारा मिटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो आपकी हम रियल नंबर में, एक तो हमने डेसिमल की बात कर ली थी, ठीक है। अब इसका पहला जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, पूर्णांक, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका पूर्णांक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, यहाँ लिख देता हूँ इंटीजर्स, ठीक है, यह आपका पूर्णांक हो गया। तो देखो पूर्णांक को हम डिवाइड करें, तो मैं इसको तोड़ देता हूं, देखो, ठीक है। पूर्णांक का क्लासिफिकेशन करें तो इसमें तीन तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। एक तो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक आपके इसमें नेगेटिव नंबर होते हैं, एक इसमें आपका न्यूट्रल नंबर होता है, जिसको हम जीरो कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखो बीच में तो आपका क्या न्यूट्रल नंबर आता है, जीरो, ठीक है। और संख्या के इधर, जीरो के इधर इस साइड तो आपके पॉजिटिव नंबर चलते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और इस साइड चलते हैं आपके नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो मैं एक संख्या रेखा बना देता हूं यहाँ पर, ये संख्या रेखा है। तो यहाँ आपका 0 होता है, यहाँ चलता है 1 2, ये प्लस का, ठीक है, 3 4 ऐसे ऐसे डॉट 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 प्लस के अनंत तक चलते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव, इसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटिव, ठीक है। और 0 के इस साइड, ठीक है, ये चलते हैं -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक, वो भी माइनस के इन्फिनिटिव, ठीक है। यहाँ माइनस के इन्फिनिटिव तक चलते हैं और इधर प्लस के इन्फिनिटिव तक चलते हैं, ठीक है, 0 से। तो ये होती है आपकी इंटीजर्स, ठीक है, ये इसको आप कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या में हमेशा 0 के जो राइट साइड चलते हैं वो पॉजिटिव संख्या होती है, और 0 के जो लेफ्ट साइड में होती है वो आपकी ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है, नेगेटिव। यहाँ तक आपको समझ आ गया पूर्णांक। अब देखो इस पूर्णांक के बट्टों में आप कुछ भी लिख सकते हो, देखो 1 के बट्टों में 1 लिख दो तो ये परिमेय संख्या बन गई, ठीक है। 2 के बट्टों में 1 लिख दो, 3 के बट्टों में 1, सबके बट्टों में 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये तो ये आपकी सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने पढ़ा था अभी देखा था, ठीक है, कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या। अगर कहीं वैल्यू आ गई आपकी 0.25, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं
1/4, ठीक है। तो 1/4 यही कई वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में 1/4, ठीक है। तो इसको हम यहाँ संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 यहाँ क्या आपकी परिमेय संख्या है, तो जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो आपकी सभी पूर्णांक है वो परिमेय संख्याएं कहला सकते हैं, ठीक है। तो आपकी सभी पूर्णांक है वो आपकी परिमेय संख्याएं है, ठीक है, कि आपकी सभी पूर्णांक है वो आपकी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं अलग अलग समूह बनाऊं, ये वाला, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक चलने वाला समूह है, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। यह आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसे कहते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, ठीक है। समझ आ गया आपको प्राकृत संख्या क्या होते हैं। तो इसको आपको सिंपल कहना है कि 1 2 3 4 ऐसे 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं चलती हैं उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। समझ आ गया। अब प्राकृत संख्या में 0 को और ऐड कर दूं यहाँ पर, ठीक है। प्राकृत संख्या में क्या कर दूं, इस 0 को भी और ऐड कर दूं और इन पूरे समूह को मैं कहूँगा होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर 1 2 से ऐसे अनंत तक चलती हो उसे कहते हैं हम होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। समझ आ गया। अब पूर्ण संख्याओं को दर्शाने का जो तरीका होता है उसको W से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका जो समूह होता है उसको कैपिटल W, ठीक है। और आपका जो प्राकृत संख्या होती है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर उसको कैपिटल N से दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कहीं संख्या को समूह दे रखा है और आपको कैपिटल N दे रखा है तो आप प्राकृत संख्या समझोगे, ठीक है। और कैपिटल W दे रखा है और संख्या का समूह वहाँ आपका पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। आपको समझ आ गया पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो हमने पढ़ लिया था अभी कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने पूर्णांक के बारे में, ठीक है, आपकी जो परिमेय संख्या अपरिमेय, ठीक है, दशमलव वाली होती हैं, जो शांत अशांत, उस सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है, ठीक है। जो आपके बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, जैसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 1 2 नंबर के छोटे से, तो उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली और आपके बेसिक्स ये मजबूत होगा तो आगे जाकर आपका कोई भी प्रश्नावली में आप घबराओगे नहीं, ठीक है। और प्रश्नावली को आप अच्छी तरीके से समझकर उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो मैंने संख्या के बारे में बताया, एक और बता देता हूँ मैं आपको सम संख्याओं के बारे में, ठीक है, जिसे इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है। ये होती है आपकी सम संख्या, सम, ठीक है। सम संख्या एक आपकी ऑड नंबर, ऑड नंबर जिसे कहते हैं विषम संख्या, ठीक है। नाम सुना होगा आप, सम संख्या विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर और ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखो इवन नंबर में हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि इवन नंबर है आपकी सम संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो सम संख्या के लिए ऐसी संख्याएं, ठीक है, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे हम सम संख्याएं कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए लिखूं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं तो ये हो जाएगा आपकी 2 4 6 8 10 12 ऐसे अनंत तक, ठीक है। 2 का पहाड़ा ले लो पूरा अनंत तक, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम कहेंगे सम संख्याएं, ठीक है, इवन नंबर, ठीक है। इसमें आप माइनस वाली संख्या ले सकते हो, देखो -2 -4 -6, क्योंकि इसमें भी 2 का पूरा भाग जाता है। जैसे 6 में 2 का भाग दिया -6 में, तो आंसर आ गया -3, पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है। तो हम माइनस वाली संख्या ले सकते हैं, ये भी आपकी सम संख्या में आती है, ठीक है। तो आप देखो अब विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यानी ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, ठीक है, जिनमें पूरा पूरा 2 का भाग नहीं जाता हो उसे हम कहेंगे विषम नंबर, ठीक है। आपकी जो ओड नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 3 5 7 9 11 ... अनंत तक, ठीक है। ऐसे आप इसमें माइनस वाली ले सकते हैं, -1 -3 और
माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 5, ठीक है, डॉट डॉट अनंत, ठीक है। ये आपकी हो गई विषम संख्या। तो मैंने आपको बता दिया सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या। अब एक संख्या और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, आपकी प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर जिन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिन्हें कहते हैं भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इन दो के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो आपकी जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, अभाज्य संख्या होती है, तो इसकी परिभाषा दें तो आपको सिंपल सा क्या कहना है कि आपकी ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक और स्वयं का ही भाग जाए, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक और स्वयं का ही भाग जाए, उसे कहेंगे हम क्या, आपका प्राइम नंबर, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसको ऐसे भी आप परिभाषित कर सकते हो, एक इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर यानी गुणनखंड सिर्फ 2 हो, ठीक है, कितना हो, मैक्सिमम 2 ही होगा उसका, ठीक है। तो एक तो होगा स्वयं का, ठीक है, और एक होगा एक का, ठीक है, 2 गुणनखंड होगा, उसे कहेंगे हम अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अगर 2 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा होता है तो उसको हम कहेंगे आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको मैं परिभाषित करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, उसे क्या कहेंगे, आपका अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, प्राइम नंबर। तो इसमें देखो मैं उदाहरण के लिए यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आपका 2 हो गया, ठीक है। 2 में देखो किस किस का भाग जा सकता है, एक तो एक का तो जाता ही है, ठीक है, एक का और एक 2 का, ठीक है, एक का और एक 2 का, ठीक। इसके अलावा देखो 3 में भी 1 और 3 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। फिर 4 में देखो 1 का जाता है, ठीक है, 2 का जाता है, 3 का, तो इसमें देखो 2 का भी जाता है, तो इसमें 4 आपका भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में नहीं आएगा क्योंकि वो भाज्य संख्या होता है, ठीक है। अब देखो 5 में, ठीक है, 5 में 1 और 5 का ही भाग जाता है, 7 में भी 1 और 5 का, ठीक है। फिर 9 छोड़ो 13, ठीक है, 11 में भी 1 और स्वयं का भाग जाता है, ठीक है। ऐसे 13 में 1 और स्वयं का भाग जाता है, ऐसे अनंत तक चलती है, ठीक है। फिर 17, 19, ठीक है, 23, ऐसे अनंत तक चलती है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो अब इसका मैं गुणनखंड करूँ, ठीक है, तो इसका गुणनखंड देखो 1 और 2 में टूटेगा, इसका भी 1 और 3 में, 1 और 5 में, 1 और 7 में, ठीक है। इसके अलावा किसी का भाग ही नहीं जाता, तो इसका गुणनखंड मतलब मैक्सिमम इसका फैक्टर होगा वो सिर्फ 2 होगा, ठीक है। अब देखो आपकी जो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या में क्या होता है, संख्या की इसकी उल्टी परिभाषा है, ठीक है। जैसे देखो ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए, उसे कहेंगे हम भाज्य संख्या, ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए, ठीक है, और संख्या का भी भाग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। या इसको और अलग परिभाषा लिखें, ठीक है, गुणनखंड वाली, ऐसी संख्या है जिनका फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड यानी 3 या 3 से अधिक हो, ठीक है। ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, ठीक है, 3 तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है, और इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो एक तो होगा ही नहीं, एक नहीं आपकी भाज्य संख्या में आती है और नहीं आपकी ये अभाज्य में आती है और नहीं भाज्य में आती है, क्योंकि एक का फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। एक सिर्फ एक से ही करता है, किसी और से नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर भी एक ही बनेगा, ठीक है, गुणनखंड।
तो वो नहीं आपकी अभाज्य में आती है और नहीं आपकी भाज्य संख्या में आती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो फिर 2 3 तो यहाँ आ गई, तो यहाँ ले लीजिए आप 4, ठीक है, और यहाँ 5 नहीं आएगा 6, ठीक है, 7 नहीं 8, ठीक है, और 9 10, ये आपकी सभी क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या को मैंने क्या कहा, देखो इसमें 1 का भाग जाता है, ठीक है, 2 का भी जाता है और किसका जाता है, 4 सैम का जाता है। तो इसके देखो फैक्टर भी 3 हो गए, 1 2 और 3 हो गए अलग अलग, ठीक है। अब देखो 6 में भी मैं यहाँ बात करूँ किस किस का भाग जाता है, देखो 1 का जाता है, 2 का जाता है और 3 का भी जाता है, ठीक है, और 6 में किसका और जाता है, 6 का खुद का ही जाता है। तो इसके कितने 4 फैक्टर हो गए, ठीक है। 3 का 2 बार जाता है, ठीक है, 2 का 3 बार जाता है, 6 का 1 बार वापस आता है। ऐसे देखो 4 में 8 में 1 का 2 का, ठीक है, और 4 का और 8 सैम का जाता है, ठीक है। तो इसके भी 4 फैक्टर हो गए। अब 9 में देखो किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा ही, 3 का जाएगा और 9 सैम का जाएगा, ठीक है। इसके 3 फैक्टर हो गए। तो ऐसे है, तो ऐसी संख्या जिनके फैक्टर 3 से तो ज़्यादा हो, ठीक है, जिसके गुणनफल 3 से ज़्यादा होते हैं वह आपकी भाज्य संख्या में आती है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी ऐसी संख्या है जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाए वो आपकी भाज्य संख्या में आती है, ठीक है। ऐसी संख्या है जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है वो आपकी अभाज्य संख्या आती है, ठीक है, प्राइम नंबर में। तो ये थी आपकी बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो आपकी इस रियल नंबर चैप्टर से जुड़ी हुई, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके आने वाले हर चैप्टर में यूज़ होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपके नंबर से बना हुआ ये मैथ है, ठीक है। तो इस नंबर के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। आपकी सम, ठीक है, विषम, ठीक है, आपकी प्राकृत, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ठीक है, आपकी रियल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स वगैरह सब क्या क्या होते हैं उनके बारे में मैंने सब फुल डिटेल में बता दिया आपको। अब हम इससे अगले वाले वीडियो में आपकी इस प्रश्नावली का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। उस पर हम फुल डिटेल में, ठीक है, बेसिक्स इंफॉर्मेशन लेते हुए उनको फुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेगा, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए बना सकें, ठीक है। धन्यवाद।